हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों का, ठीक है, विज्ञान का देखने वाले हैं हम लोग आज को। जो आप लोगों का ऐसे 1 होने वाला है, ठीक है, ऐसे 1 अर्थात अर्धवार्षिक जो होने वाला है, ठीक है, हाफ ईयरली होने वाला है, उसका हम लोग देखने वाले हैं ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियो को और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हाइप कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना वक्त किए। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है आपको, क्या बोल रहा है आप लोग का, थोड़ा ही कर लिए। हाँ चलिए, तो पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? चलिए, तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए, तो आप लोग याद कर लेंगे, तो दाढ़ी बनाने में यूज किया जाता है उसका अवतल दर्पण में उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है आप लोगों का क्या बोलता है, उसके बाद आप लोग का होता है दांत चिकित्सक। उसके बाद आप लोगों का जो भी हम लोग ही करते हैं, छोटे वस्तु को बड़े रूप में देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दांत चिकित्सक भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आप लोगों का जो होता है, सूर्य के प्रकाश को किसी जगह पर केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। बहुत सारा होता है अवतल दर्पण का, ठीक है। 5-6 याद कर लीजिए, 5 ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का सिर्फ यूज जो होता है, ये उत्तल दर्पण में यूज होता है आप लोग का अपना चेहरा देखने के लिए, ठीक है। क्या होता है? चेहरा देखने के लिए होता है, ठीक है। चलिए, अब देख सकते हो आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है, जो आप लोग का उत्तल दर्पण कहाँ पर लगा? जो गाड़ी के जो मिरर होते हैं वहाँ पर उत्तल दर्पण लगे होते हैं। क्या होता है? चेहरा नहीं दिखता है इसमें, जो होता है बड़े वस्तु को, जो है ना, छोटे बड़े वस्तु को, यहाँ पर ये क्या हो जाए, बड़ा वस्तु, ये क्या हो जाए, बड़े वस्तु को ये छोटा करके दिखाता है, ठीक है, बड़े वस्तु को ये छोटा करके दिखाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, दूसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, ठीक है। देखिए, अगर आपको ऑप्शन में दिख गया R = 2F, ये दिख गया तो ये मार देंगे, और अगर आपको दिख गया F = R/2, ये दिख गया, दोनों में से कोई भी अगर दिख गया ऑप्शन में तो वही मार देंगे, ठीक है। ये दोनों को याद कर लेंगे, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, R = 2F मतलब वक्रता त्रिज्या बराबर होता है, दोगुना होता है फोकस दूरी के, ठीक है। और आप लोग दूसरा होता है, जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी नंबर देखने को मिल रहा है, तो F = R/2, तो इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो, 3 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो प्रकाश के जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन मतलब जब प्रकाश जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसका जो होता है तो उसमें कौन सा जो होता है अपवर्तित रहता है? तो ये हो जाता है आवृत्ति अपवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है आप लोग का, क्या हो रहा है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो ठीक है, ये हो गया आप लोग का एक अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया P, ये हो गया F और ये C हो गया, ठीक है। चलिए, तो जब प्रकाश क्या हो रहा है, अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद जब प्रकाश एक माध्यम से पार हो गया और परावर्तन के बाद ये किस बिंदु से गुजरती है? तो ये F से गुजरती है। किससे गुजरती है? F से गुजरती है, तो ठीक है, F आपका सही उत्तर हो जाएगा। अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद, टकराने के बाद, तो किससे गुजरती है? तो F से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 4 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला देख सकते हो, 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने में वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है? जो है, कहाँ पर वस्तु को रखने पर जो प्रतिबिंब होता है, ये क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। किस दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखे तो वस्तु जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा बनेगा। तो यहाँ पर अब अगर आप समतल दर्पण जो आप लोग के घर में प्रतिबिंब लगा होता है, ठीक है, जो आप लोगों का घर में जो प्रतिबिंब देखते हैं, जो आईना होता है, ठीक है, आईना या फिर मिरर होता है, उससे आप लोग प्रतिबिंब देखते होंगे, तो वहाँ पर आप लोग प्रतिबिंब देखना, तो प्रतिबिंब आप लोग को सीधा एनी टाइम सीधा ही बनेगा, ठीक है। तो समतल दर्पण तो होगा ही, और उत्तल दर्पण भी होगा। उत्तल दर्पण में भी देखना, देखिए गाड़ी चलाइएगा तो पीछे का जो वस्तु को सबको देखता है एकदम सीधा दिखता है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सीधा दिखाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल और तथा उत्तल दोनों हो जाएगा, ठीक है।
छठा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो होते हैं ये भी दो नियम होते हैं, और परावर्तन परावर्तन के भी दो नियम होते हैं। ठीक है, चलिए दोनों का दो ही नियम होता है। ठीक है, प्रकाश का जो अपवर्तन का दो नियम होता है, एक होता है स्नेल का नियम और एक होता है आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। एक होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, जो आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है वही जो बोल रहा है, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो होता है इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाए। तो एफ इक्वल टू क्या बोले हम लोग, r/2। तो r कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ, 50 अपॉन 2 तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या दिख रहा है आप लोगों को, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर जो है फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। देखिए फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं D इक्वल टू 1/f। ठीक है, f जो होगा हमेशा मीटर में होगा। ठीक है, देखिए d बराबर हो गया कितना 1 और f का मान कितना दिया हुआ 1 मीटर। ठीक है, तो देखिए दोनों को काट देंगे तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा d बराबर 1 आएगा। ठीक है, ये इससे गुना हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 1d सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेंगे 9 नंबर आप लोग का क्या बोला जा रहा है। 9 नंबर आप लोगों का है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ठीक है, उत्तल लेंस कैसा होता है, लेंस होता है, एक होता है दर्पण। देखिए ये हो जाता है आप लोगों का क्या हो जाता है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होता है आप लोगों का क्या होता है, इस टाइप से प्रकाश जाता है और इस टाइप से यहाँ पर टकरा जाता है। ठीक है, ये F2 है, इस टाइप से यहाँ पर जाता है प्रकाश और टकराता है। ये जो होता है ये क्या होता है आप लोग का ये फोकस दूरी होता है। ठीक है, F2 होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस को हम लोग बता देते हैं। प्लस जब भी आप लोग का प्लस होगा ना ये हमेशा सीधा जाएगा। ठीक है, ये घूमेगा नहीं। और जब आप लोग का अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो इधर ही होता है F। ठीक है, मतलब इस टाइप से किया और इधर घूम गया, देखिए इस टाइप से किया और इधर घूम गया। ठीक है, इस टाइप से, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब उल्टा घूम जाता है, जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट घूम गया तो वो माइनस हो जाएगा, परंतु वो जिस टाइप से गया उधर ही चल गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए आपको प्लस हो जाएगा, प्लस BE ऑप्शन नंबर 1। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो होता है न्यूनतम किस में होता है। ठीक है, सबसे न्यूनतम, ठीक है, सबसे कम किस में होता है, तो कांच में सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बोलेगा ये निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे कम होता है कांच में। अगला देखो तो आपको 11 नंबर क्वेश्चन है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की क्या हो रहा, फोकस दूरी होगी अवतल लेंस। देखिए तो 11 का आंसर इस टाइप से इस टाइप से निकालना है। ठीक है, तो F इक्वल टू हम लोग एक बार बोले थे D इक्वल टू 1/f बोले थे। ठीक है, उसी प्रकार अगर F निकालना है तो F इक्वल टू 1/d कर लेंगे। ठीक है, यही मैन है। ठीक है, यही मेन फॉर्मूला है। ठीक है, तो F इक्वल टू 1/d कर दिए हम लोग। ठीक है, और देखिए 1 और d का मान कितना है 4, तो 1/4 कर दिए। ठीक है, और तो 4 उसके बाद 4 को जो है हम लोग इसको क्या कर दिए, ऊपर में 2 को 0 कर दिए, एक को ऐसे कटेगा नहीं तो इसीलिए हम लोग 2 0 दे दिए, 100 कर दिए। ठीक है, तो हम लोग का कितना आ गया, तो 25 आया। ठीक है, तो 100 जो किए ये क्या होता है, 1 से 2 0 बढ़ा दिए। ठीक है, 2 0 बढ़ा दिए, तो इसीलिए हम लोग जो 25 आया ना इसमें भी मतलब 25 से 2 अंक पहले, मतलब 25 में 2 अंक पहले पॉइंट दे देंगे तो 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 0.25। ठीक है, ये हो गया, तो इसे कह सकते हैं हम लोग 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसीलिए बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर होता है तो उसका क्या होता है, क्षमता क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्षमता देख लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस प्रकार करना होगा। आप लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लेंस की क्षमता मतलब D बोल रहा है, तो D बराबर हम लोग जानते हैं 1/f, और f बराबर हमेशा मीटर होता है, परंतु हम लोग को मीटर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग D बराबर 1/f कर देंगे। f कितना 50 दे दिया, मीटर है तो सेंटीमीटर करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को काट देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आएगा D बराबर 2D, और कौन सा ऑप्शन है, D बराबर 2D, D बराबर 2D। ऑप्शन नंबर कौन से है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का कहाँ पर, हाँ ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अगला आप लोग का देख सकते हो 13 नंबर पर क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश का वेग जो सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार बताए थे हम लोग पहले भी। आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, क्या होती है, कितनी होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। चौथा प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है 40 नंबर, दी की प्रक्रिया में कौन से ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, एक होता है ऊष्माशोषी, एक होता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, देखिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, अभिक्रिया होने के क्रम में या इसमें क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, और ऊष्माशोषी जो होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अभिक्रिया को कराने के लिए हमें क्या होता है, ऊष्मा बाहर से देना पड़ता है। ठीक है, परंतु यहाँ पर ऊष्माक्षेपी बोला तो ऊष्माक्षेपी मतलब बाहर निकलेगा ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अवशोषण सही उत्तर हो जाएगा। अवशोषण जब होता है तो हम लोग इसमें ऊष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, हम लोग सांस लीजिए, सांस कीजिए, बाहर के करते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं तो क्या होता है, श्वसन हम जो होता है हवा को बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेटों में विकृत गंधीयता से बचाने के लिए कौन से गैस डालती जाती है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख सकते हो आप लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, जिंक लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है। जो जिंक लगना है ये किस टाइप से अभिक्रिया है, देखिए तो जिंक लग संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अभिक्रिया के साथ दो या दो से अधिक अभिकारक, संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अभिकारक के साथ दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़े होते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। उत्पादन में जो होता है दो या दो से अधिक मतलब दो या दो से अधिक होते हैं। ठीक है, तो उसे वियोजन। तो संयोजन जो होता है दो या दो से अधिक क्या हो जाते हैं, उत्पाद जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर दो क्या हुआ, उत्पाद जुड़ा हुआ है। क्या होता है, उत्पाद जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि और इसमें जो और जो उसका ये आ रहा है परिणाम स्वरूप जो उसका फल आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक अकेला आ रहा है, जंग लगना। ठीक है, जंग लग रहा है, तो इसीलिए आप लोगों का संयोजन अभिक्रिया सही हो जाएगा। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में जब जंग जो होता है हवा के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए संयोजन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो तो 17 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, दी गई अभिक्रिया में कौन से पदार्थ का उपचयन हो रहा है। ठीक है, एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। ठीक है, उपचयन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाता है, उपचयन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर किसमें जुड़ा, तो सी अकेला था, यहाँ पर CO बन गया, तो CO जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, और आप लोगों का अगर बोल देगा अपचयन, तो अपचयन किसमें हुआ, तो अपचयन देखिए जिसमें से ऑक्सीजन हटा है। ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन जो है हट गया मतलब माइनस हो गया। ठीक है, तो वो हो गया आप लोगों का क्या हो जाएगा, अपचयन। ऑक्सीजन किसमें देखिए जेड जो होता है ऑक्सीजन, Zn जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु इधर क्या Zn अकेला हो गया, तो इसलिए ऑक्सीजन ये हट गया, तो इसका हो जाएगा अपचयन जो हो रहा है ये Zn का हो रहा है और उपचयन हो रहा है CO का। ठीक है, अगला देख लेते हैं 18 नंबर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में दिए गए रासायनिक संतुलित को समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, देखिए कौन सा अभिक्रिया जो है संतुलित होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 गो है। ठीक है, देखिए और इधर जो है हाइड्रोजन आपका 4 गो हो गया, इधर आपका हाइड्रोजन 4 गो हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर देखिए CA एक अकेला है, ये सही है, इधर भी सही है। ठीक है, अकेला है, और O इधर 2 गो है और इधर भी 2 गो, मतलब O जो है ये 4 हो गया। ठीक है, इधर O आपका 3 गो, इधर 1, तो O भी जो है इधर 4 गो हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आप लोगों का इधर 2 है और इधर आप लोग देख सकते हो इधर भी 2 है। ठीक है, मतलब सब बराबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी बराबर है, ये कटिंग, ये इधर 2 2 4, तो ये भी ये कटिंग, और हाइड्रोजन आप लोग का अकेला बचा है, ये भी कटिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये ब्रैकेट में जो 2 था ये दोनों से गुना हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो रासायनिक समीकरण संतुलित है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, दी गए चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पर चित्र नहीं बताया गया। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ये बताया गया समीकरण। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है वो पूछ रहा है। ठीक है,
संयोजन, उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये वियोजन या फिर विस्थापन। ठीक है, आप लोग कमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर पीबी जो था अकेला था, ये इधर आके क्या होता है Cl से Cl2 से जुड़ गया, तो इसलिए पीबी Cl2 बन गया और C अकेला बन गया। ठीक है, मतलब एक दूसरे के जो स्थान को होता है उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, दी गई पदार्थ में कौन सा गंधीय सूचक का तरह व्यवहार करता है, तो लिटमस नहीं, लिटमस तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, चैनारोज भी नहीं होगा, हल्दी भी नहीं होगा, परंतु प्याज जो होता है गंधीय सूचक है, गंध देख सकते हो उसका गंध से सूचक होता है। ठीक है, क्या बोला, हड्डियों में जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग प्रयोग के मतलब हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, और आप लोग का जिप्सम, जिप्सम का क्या सूत्र होता है, ठीक है, ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जिप्सम का क्या सूत्र होता है, देख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है, तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ये होता है व्यंजक चूर्ण का सूत्र। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, दी गई चित्र में अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ पर एक चित्र बताया गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर चित्र को देखिए और कौन सा अभिक्रिया हो रहा है आप लोग करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप लोग को ये जो है जल जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। ठीक है, इसीलिए आप लोग का ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हो। 24 नंबर प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये ऑक्जेलिक, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख सकते हो 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है आपको, क्या हो रहा है, तनुकरण प्रक्रिया में होता है, तनुकरण में जो होता है क्या हो रहा है, H+ और OH- की सांद्रता में कमी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तनुकरण एक होता है सांद्र अम्ल, एक होता है तनु अम्ल। ठीक है, वही होता है तनुकरण में क्या होता है, जिसमें H+ और OH- की कमी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये सब वृद्धि दिया हुआ है इसीलिए ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कमी होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कमी होता है, पर कमी एक ही ऑप्शन में है इसीलिए आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या बोला, कौन सी प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, प्रकाशीय जो वियोजन का विक्रिया होता है ये AgBr, मतलब Ag+Br2 हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है AgCl2 और एक होता है आप लोग का AgCl, यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, AgCl2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Ag और +Cl में टूट जाता है। ठीक है, ये भी होता है आप लोग का प्रकाशीय वियोजन का विक्रिया, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों को। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपने किस अंग में भोजन ग्रहण करता है, तो अमीबा जो होता है भोजन को किस अंग से ग्रहण करता है, मतलब पकड़ता किससे है, तो कुटपाद की सहायता से। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्या हो रहा है, पाचन प्रक्रिया में वसा इमल्सीकरण कैसे होता है, तो वसा जो होता है इमल्सीकरण किससे होता है, कौन करता है। ठीक है, सॉरी, वसा इमल्सीकृत कौन करता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का वसा की इमल्सीकृत पीत करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, हमको 28 का डी लग रहा है, आप लोग एक बार कॉमेंट कीजिएगा, इसका थोड़ा भी हमको कन्फ्यूजन है। ठीक है, चलिए अगला आप लोग देख सकते हो 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण क्या होता है, एक होता है विषमपोषी, एक होता है स्वपोषी। ठीक है, समझिएगा, स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, और जो दूसरों पर आश्रित नहीं होता है। देखिए अमीबा अपना भोजन अपने बनाता है नहीं, ये जो है कीटभक्षी होता है, दूसरों पर आश्रित होता है, दूसरे जीव को मारता है उसके बाद खाता है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। ये जो आप लोग का है कवक भी नहीं होगा। ठीक है, अमीबा भी नहीं होगा, अमीबा भी क्योंकि दूसरे के आश्रित होता है, परंतु आम जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आम का जो पेड़ होता है, पेड़ जो होता है पेड़ पौधा, ये भी स्वपोषी पोषण होते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण करते हैं, पेड़ जो होते हैं स्वपोषी पोषण करते हैं, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश लेते हैं। एक होता है ये क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में जो होता है सूर्य को प्रकाश की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब ये अपने बनाते भोजन, इसीलिए आप लोग को स्वपोषी करते हैं। ठीक है, आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देख 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला, श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है, तो श्वसन वर्णक जो कहा जाता है किसे कहा जाता है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है, तो हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। ठीक है, नोट्स आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। चलिए अगला देख सकते आप लोग का नोट्स में ये सब लिखना जरूरी है। ठीक है, चैप्टर को पढ़िएगा, छठा। ठीक है,
देख सकते हो 32 नंबर क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये जगह विकना क्या हो रहा है? विकाणु, विकाणु, ठीक है, विकाणु आप लोग का उत्सर्जन तंत्र का क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। 33 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकाल कर छोड़ने की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ठीक है, जो वृक्क की जो क्रियाशीलता होता है कम होने पर जो होता है रक्त को शरीर के बाहर निकाल कर छोड़ने की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये हो जाएगा आप लोग का अपोहन, ठीक है, क्या हो जाएगा? अपोहन, ठीक है। चलिए अगला देख सकते हो 34 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, जनन के मूल घटक क्या है? तो जनन का मूल घटक क्या हो जाएगा? डीएनए का प्रतिकृति बनना, ठीक है। 34 का आप लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, ये आप लोग का है क्या है? कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं तो बोल ही दूंगा, क्या हो रहा है? दर्शाएगा जनन का क्या प्रकार है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है? दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारा खंडन हो रहा है, इसीलिए क्या कहेंगे? बहुखंडन। क्या हो जाएगा? बहुखंडन। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। मुकुलन होता है, उसके बाद पुरंद भवन ये होता है, ये जो होता है पुरंद भवन ये होता है आप लोग का इसका कोई भी जीव होता है, उसका एक थोड़ा भाग भी अगर कट के गिर जाए ना नीचे, तो उसका एक नया जीव उत्पत्ति हो जाता है, ठीक है। उसे क्यों कहा जाता है? पुरंद भवन, ठीक है। अगला देख सकते हो 36 नंबर क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक जो संलयन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे कहा जाता है निषेचन, ठीक है। क्या कहा जाता है? निषेचन। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और परागन जो होता है ये फूल में जब होता है, जब फूल में जो ये होता है आप लोग का, जब फूल में भी होता है, ठीक है, वो जो होता है उसे कहा जाता है आपको परागन, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या बोला? लड़कों में यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? जो आप लोग का ये होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है यौना अवस्था, ठीक है, तो उसका जो होता है आप लोग नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, तो लड़कों में होता है ये, आप देखिए जो लड़कियों में होता है ये आप लोग का प्रोजेस्टेरोन ये होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर लड़का का पूछा जा रहा है, इसीलिए आप लोग का हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। 38 नंबर क्वेश्चन है, सौर स्थिरांक का मान होता है, ठीक है। देखिए तो सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 1.4 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। 39 नंबर क्वेश्चन है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख सकते हो। तो उसके बाद आप लोग 40 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या बोला प्राप्त करने के लिए महासागरीय के पृष्ठ के जल का तापन और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होता है? ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 40 का क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, कि अगर अगला कौन सा सब्जेक्ट पे चाहिए, ठीक है। चलिए बाय।